नमस्कार दोस्तों, आज हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पॉलिटिकल साइंस विषय का ये पहला वीडियो सीरीज़ का लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस पहले ही दिखा रखा है, टोटल 10 चैप्टर्स हैं जिसको हमें बारी बारी से करके डिस्कस करना है। उसमें से आज पहला चैप्टर जो कि पॉलिटिकल थ्योरी का है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिबर्टी, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहना चाहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ PYQs मैंने लगा रखे हैं। इसके जवाब जो हैं बेशक अभी आप ना दे पाएँ, लेकिन इस वीडियो के अंत तक जो है आप इन सभी के जवाब देने में समर्थ हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा मैंने वादा किया था, पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम समझने का प्रयास करेंगे किसी भी टॉपिक को, ताकि आपको दिमाग पे लोड ना पड़े, कोई कन्फ्यूजन बचे ना इस वीडियो के बाद। तो हम सबसे पहले एवोल्यूशन के बारे में समझेंगे कि लिबर्टी का एवोल्यूशन किस प्रकार से होता है, टाइप्स क्या हैं इसके, एंड देन उन टाइप से रिलेटेड जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने लिबर्टी पर अपनी क्या राय रखी है। तो आइए अब शुरू करते हैं इसको। दोस्तों, जब हम एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे तो उस क्रम में सबसे पहला चीज़ जो हमें पता होना चाहिए वो है लिबर्टी शब्द का एवोल्यूशन किस प्रकार से और किस सेंस में होता है। तो जब हम वर्ड की बात करेंगे तो लिबर्टी दरअसल एक लैटिन शब्द से लिया गया है। लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, आप खुले तौर पे अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकें, अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकें। उसी चीज़ को लाइबर लैटिन में या फिर आप लिबर्टी इंग्लिश वर्ड के नाम से जानते हैं। जब कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आज़ादी आज पहली बार कोई चर्चा का विषय बना है या 100-200 साल में चर्चा का विषय बना है। ये हर युग में, हर समय पे, चाहे आप एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न किसी भी काल की बात करें तो उस समय पे ये चर्चा का विषय हमेशा से बना रहा है। चाहे ये राजशाही व्यवस्थाओं के अंतर्गत 1000-2000 साल पहले महिलाओं के स्थिति की बात हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या आम जनमानस के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में स्वतंत्रता की बात हो, तो उस समय पर भी डिस्कस होता था। आज भी हम इसे डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो ये इवॉल्व होता है, आज का जो हम पढ़ते हैं लिबर्टी नाम से, इस कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन दरअसल 1789 में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमारे प्रियम्बल में भी आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि इससे उत्पन्न हुए 3 अहम कॉन्सेप्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन तीनों का ही जो है जिक्र आपको प्रियम्बल में साफ साफ तौर पे मिल जाएगा। तो प्रेजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल फ्रेंच रेवोल्यूशन से इवॉल्व होता है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन तो चूंकि मॉडर्न का हिस्सा है, मॉडर्न युग की स्टार्टिंग का हिस्सा है, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग इसकी एंशिएंट टाइम से होती है तो हम वहाँ से थोड़ी एक कहानी के तौर पे समझने का प्रयास करेंगे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का काम करेगा। इसका कोई नोट्स नहीं बनाना आपको। एंथियन युग यानी जब ग्रीक टाइम, ग्रीक फिलोसफर्स का टाइम हुआ करता था, यानी प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, सोक्रेट्स हो गए, जब इन लोगों का टाइम हुआ करता था 300-400 BC के आसपास, जीसस क्राइस्ट के 300-400 साल पहले की बात हो रही है, तो उस टाइम पे मास्टर्स और स्लेव का रिश्ता हमें देखने को मिलता है। चूँकि लिबर्टी जो ये प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसका एवोल्यूशन वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है, तो हम इसे वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ही समझने का प्रयास करेंगे। वरना हमारे यहाँ तो लोकतंत्र और भाईचारा, इन सब की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। 1000-2000 साल पहले जब हम अपने धर्म ग्रंथों को या इतिहास को खंगालेंगे तो हमें बहुत अच्छे से उसमें डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का या फिर फ्रेटर्निटी का, लिबर्टी का, इन सभी का जिक्र हमें बहुत अच्छे से मिलता है। एंथियन युग की बात करेंगे तो 2-3 बड़े बड़े फिलोसफर्स का नाम मैंने आपको बताया। मास्टर्स और स्लेव्स की बात करें तो इन लोगों का कहना था कि ऐसा नहीं है कि लिबर्टी उस टाइम पे मौजूद नहीं थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, उस टाइम पर भी थी, लेकिन उसके मायने अलग थे अलग अलग व्यक्तियों के लिए। उस टाइम पे जो स्लेव्स हुआ करते थे उनके पास भी लिबर्टी थी, तो इनका जीना, खाना, रहना मात्र ही इनकी अपनी स्वतंत्रता हुआ करती थी। इसी में ये वो खुश रहते थे। उन्होंने इसी को ही एकमात्र सत्य मान लिया था और ये उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी वो एंजॉय करते थे। लेकिन जब हम मास्टर्स की बात करते हैं, यानी इन स्लेव्स के मास्टर्स की बात करें,
तो उस टाइम पे मास्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हुआ करते थे और उनकी स्वतंत्रता कुछ ज़्यादा ही हुआ करती थी। वो किस प्रकार से रहना पहनना खाना पीना या फिर घूमना टहलना, उनकी ज़्यादा स्वतंत्रता हुआ करती थी। धीरे धीरे मास्टर्स के द्वारा स्लेव्स का दोहन शुरू हो जाता है, जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, धर्म की उत्पत्ति होती है, रिजुनवेशन होता है एक बार फिर से, एंड देन लोगों के अंदर मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ का विकास होना शुरू होता है, जिससे शोषण पे काफ़ी कुछ अंकुश लगता है। लेकिन अंततोगत्ता जाते जाते इवेंचुअली वो फिर से डिटोरेट होना शुरू हो जाता है और 1000-1500 साल के बाद जब हम लेट 1400 के बाद शुरू करेंगे तो देखेंगे फिर से डोमिनेशन मास्टर्स का या फिर जो चीफ क्लास थे, वीआईपीज थे, उनके द्वारा स्लेव्स के ऊपर देखा जाने लगा। अंत में बीड़ा चर्चेज उठाते हैं। चर्चेज धर्म के नाम पर लोगों को डरा धमका के किसी प्रकार से एक नैतिक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं, लेकिन डर की राजनीति बहुत समय तक चलती नहीं है और उसके बाद राजाओं के द्वारा चर्च के खिलाफ लोगों को भड़काना, एंड देन वही भड़के हुए लोग जिन्होंने चर्च की सत्ता को डाउन किया, उन्होंने वापस से राजाओं के ऊपर भी अपनी सत्ता को लागू करने का प्रयास किया। जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन जब कभी जिक्र करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से लोगों ने राजा के खिलाफ ही विद्रोह मोर्चा खोल दिया था। अब ये मेडिवल टाइम का ही अंत हुआ करता था, 1800 सेंचुरी के आसपास की बात है, जब कई सारे मॉडर्न फिलोसफर्स या पॉलिटिकल थिंकर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रमुखता से नाम आता है जॉन लॉक का, रूसो का, एडम स्मिथ का, टी.एच. ग्रीन का। ऐसे कई सारे फिलोसफर्स आपको देखने को मिलेंगे, इवन कार्ल मार्क्स का। इन्होंने आज के मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्होंने एक दिशा देने का प्रयास किया, नए तरह से हमें सोचना सिखाया, कुछ पुराने चले आ रहे रीतियों पर सोचने के लिए मजबूर किया। उसी में से एक रीति थी आज़ादी या स्वतंत्रता। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके व्यक्तिगत जीवन में और उसी की स्वतंत्रता उसके सामाजिक जीवन में किस प्रकार से होनी चाहिए, उस चीज़ पर इन्होंने प्रकाश डालने का कार्य किया। तो हम देखेंगे लॉक ने, जॉन लॉक पॉलिटिकल थिंकर ने इस स्वतंत्रता को अनलॉक या अनलीश करने का काम किया, उसको डिफाइन करने का कार्य किया कि किस प्रकार से नेचुरल लिबर्टी अलग होती है, देन सामाजिक लिबर्टी आपकी अलग होती है। इन्होंने क्या किया, वेरियस डायमेंशंस खोल दिए और उस वेरियस डायमेंशन के खुलते ही तमाम सारे और पॉलिटिकल थिंकर्स ने लिबर्टी पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी। देन मॉडर्न समय आते आते फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, रशियन रेवोल्यूशन होता है, फिर उसके बाद और भी कई सारी घटनाएं होती हैं, यूएस का इंडिपेंडेंस होता है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, वहाँ सब पे इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और आज की पॉलिटी या आज का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इसी हिसाब से डिज़ाइन होता चला आया आज तक। ये था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं, करेंगे, जो है डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। देखिए, दोनों का शाब्दिक अर्थ अगर आप हिंदी में देखेंगे तो दोनों का मतलब ही स्वतंत्रता होता है, लेकिन स्वतंत्रता के मायने अलग हैं फ्रीडम और लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में। फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ब्रॉड फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट लेकर आता है अपने साथ। इसमें हम एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बात करते हैं और उसके सामाजिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, लेकिन जब हम लिबर्टी की बात करेंगे तो इसका बुनियादी जो फ़र्क फ्रीडम से हो जाता है वो ये है कि ये लिबर्टी या ये स्वतंत्रता जो है आपको कोई सेंट्रल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, आपको कोई गवर्नमेंट जैसा इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको आज़ादी प्रोवाइड करता है। लाइक एक उदाहरण से समझेंगे हम, मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, गाड़ी को तेज़ गति पे चलाना और भी ज़्यादा पसंद है। अब इस क्रम में मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं गाड़ी को 150 की स्पीड पे चलाऊँ, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो चीज़ एक खतरे का विषय हो जाएगा। तो बाकियों को ध्यान में रखते हुए सरकार मुझे कहेगी कि नहीं, आप 150 तक नहीं जा सकते, मेरी अपनी जो सक्षमता है, जो मैं महसूस करना चाहता हूँ वो 150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पे है, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, आप 150 पे चलाएंगे तो बाकियों को नुकसान हो सकता है, इसलिए आप जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के स्पीड लिमिट है जिसके ऊपर आप नहीं जा सकते। तो ये एक उदाहरण है कि मेरी फ्रीडम जो थी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा पे थी, लेकिन सरकार ने जो लिबर्टी मुझे दी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा पे थी। तो इसी के हिसाब से आप डिफरेंस को समझ सकते हैं। फ्रीडम जो है आपके इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, वहीं पर लिबर्टी जो है ये सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए काम करता है। इसमें जो है आपकी अपनी इच्छा होती है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, इसमें आप उससे ड्रिवन होते हैं, लेकिन इसमें जो है गवर्नमेंट जो है ये आपको प्रोवाइड करती है।
कि आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप करेंगे तो फाइन, जेल या फिर सज़ा हो सकती है आपको। तो आई होप ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि लिबर्टी का कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन किस तरह से होता है और फ्रीडम से ये पृथक किस प्रकार से होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ लिबर्टी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब हम टाइप्स ऑफ लिबर्टी की बात करेंगे तो प्रमुखता से जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो दो प्रकार के लिबर्टी की बात होती है। एक है पॉजिटिव, आप यहाँ देख सकते हैं, एक है पॉजिटिव एंड देन है नेगेटिव। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में डिटेल में आपको जानना ज़रूरी है। ये भी चीज़ें हैं लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से आप ध्यान में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एग्जाम पीओवी से उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कुछ इनके थिंकर्स हैं रिलेटेड, उनके बारे में आपको जानना ही है। तो 6 प्रकार के जो है लिबर्टी के टाइप्स बताए गए हैं। पहला है पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड देन मॉडर्न लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड सोशल लिबर्टी। एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जब हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करेंगे तो पॉजिटिव शब्द से ही आपको समझ में आता होगा कि किसी सार्थक चीज़ की बात होगी, कोई फ्रूटफुल चीज़ होगी जो आपके लिए इंडिविजुअल स्तर पे काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी। तो पॉजिटिव लिबर्टी का अर्थ यही होता है कि आप अपनी कैपेसिटीज़ पे, अपनी स्किल्स को, अपने कैपेबिलिटीज़ को निखारने का, अपने पोटेंशियल्स को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सरकार का एकमात्र रोल ये होगा कि आपको वो इकोसिस्टम, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे ताकि आप अपने ऊपर काम करके सक्सेस को प्राप्त कर सकें, अपनी मनचाही चीज़ को, अपनी मनचाही स्वतंत्रता को पा सकें, उसको जी सकें, उसे महसूस कर सकें। ये हो गया पॉजिटिव। ये दोस्तों इंडिविजुअल लेवल पर होता है, आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। कोई सरकार नहीं बताती आपको कि आपने कम नंबर पाया इसलिए आप ठेला लगाने लायक हैं, आप ज़्यादा नंबर पाए इसलिए आप आईएएस बनने के लिए योग्य हैं। आज सरकार जो है हर किसी को समान स्तर पे उसे वो सुविधाएं मुहैया कराती है, जैसे स्कूल, जैसे अदर एम्यूनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराएगी, बाकी आपका विकास आपके हाथों में है। तो ये होता है पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि किसी चीज़ को रोकने की नकारात्मक सेंस का बात होगा, कि जिसमें किसी चीज़ को कर्टेल करने की बात होगी। यहाँ पर दरअसल क्या कर्टेल करने की बात होती है, ये है रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पर कर्टेल करने की बात कही जाती है। बात वही है, मैंने आपको बताया, कान चाहे ऐसे पकड़िए या घुमा के पकड़िए, बातें वही हैं, बस अलग अलग तरह से इनको रखने का अंदाज आपको देखने को मिलेगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि एक व्यक्ति को आप सुविधाएं मुहैया कराइए, सारी चीज़ें दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट का रोल उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई और प्रकार से हस्तक्षेप गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जोर जो दिया गया है वो गवर्नमेंट के रोल पर दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है उस प्रकार की सुविधाएं, रिसोर्सेज या कह सकते हैं आप जो बैरियर्स होते हैं, सामाजिक बैरियर हो, आर्थिक बैरियर हो, सोशल, इकोनॉमिक, जो और भी चीज़ें हैं उन पर गवर्नमेंट काम करे, वेलफेयर स्कीम पे काम करे, ना कि एक व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग में उसका हिस्सा हो कि भाई भविष्य में जाके तुम क्या करोगे, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। तो इस प्रकार से रोल ऑफ गवर्नमेंट को डिमिनिश करने की बात नेगेटिव लिबर्टी में होती है। जब हम प्रोपोनेंट्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव लिबर्टी में आपको कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स मिलेंगे इसके फेवर में, जैसे रूसो। ये 3 जो पॉलिटिकल थिंकर्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये दरअसल पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में आपने पहले भी देखा है और आगे भी देखने को मिल सकते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेगेटिव लिबर्टी की जब हम बात करते हैं तो इसके सपोर्ट में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है। वैसे तो व्यक्तिगत तौर पे जब इन्हें हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे डिटेल में कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी। यहाँ पर हम सिर्फ लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, अपनी क्या आइडियोलॉजीज रखी है इन्होंने। तो ये 2 चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझ ली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को पृथक करने का या अलग अलग करने का कार्य किसने किया था। तो आप एक नाम याद रखेंगे। इन दोनों ही लिबर्टीज़ के टाइप्स को डिस्क्राइब या बताया किसने सबसे पहले, तो वो नाम है इसाइया बर्लिन। आई होप आप देख पा रहे होंगे, इसाइया बर्लिन नाम है इनका, पॉलिटिकल थिंकर थे। इन्होंने ही पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को अलग अलग करके समझाने का प्रयास किया था रोल ऑफ गवर्नमेंट के अनुसार। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ेंगे और मॉडर्न लिबर्टी से रिलेटेड पॉलिटिकल थिंकर्स ने क्या बताया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। मॉडर्न लिबर्टी की जब हम बात करते हैं, जो आज हम महसूस करना चाहते हैं या करते हैं, तो इसमें दो नाम आता है, रॉबर्ट नॉजिक और जॉन रॉल्स। इनके बारे में हम समझेंगे कि कौन सी थ्योरी इन्होंने दी और किस तरह से ये थ्योरीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आज के जीवन में। वहीं पर अगर हम बात करें तो सिविल लिबर्टी का मतलब क्या होता है, तो सिविल लिबर्टी से आप ये समझेंगे कि आपका जो एसोसिएशन फॉर्म करने का, कहीं पे मूवमेंट करने का, ट्रेड करने का, ये इस प्रकार से जो सामाजिक आपको अधिकार मिले हुए हैं, सामाजिक जो स्वतंत्रता मिली हुई है आपको सरकार के द्वारा, दरअसल उसे हम सिविल लिबर्टी के अंतर्गत देखते हैं। वहीं पर पॉलिटिकल लिबर्टी की जब हम बात करते हैं तो आपका इलेक्शन में खड़े होना या इलेक्शन में अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देना, ये आपकी पॉलिटिकल राइट्स को दिखाता है। सोशल लिबर्टी की हम बात करें तो सामाजिक तौर पे हम क्या चीज़ें करना चाहते हैं, उस प्रकार के जो अधिकार हैं, जैसे मुझे कलश यात्रा निकालनी है, रथ यात्रा निकालनी है, वो सामाजिक अधिकार सरकार देने का हमें काम करती है और उसी को हम सोशल लिबर्टी के अंतर्गत रखने का काम करते हैं। तो ये 6 प्रकार की लिबर्टी है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में अब आ चुका होगा। अब इनसे जुड़े हम पॉलिटिकल थिंकर्स को 1 बाय 1 करके इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज और क्या इन्होंने बताया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव लिबर्टी से रिलेटेड जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको बारी बारी से देखते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ें कही हैं लिबर्टी के बारे में। यहाँ पे नोटिफाई मैं कर दे रहा हूँ कि पॉजिटिव लिबर्टी से रिलेटेड ये तीनों लोग हैं। इसमें एक खास बात आप जो है नोटिस करिएगा, व्यक्ति के अपने अंदर सुधार करने की बात जो है ज़्यादा कही जाती है, बजाय गवर्नमेंट के रोल को क्रिटिसाइज या फिर सपोर्ट करने के। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव लिबर्टी जब भी कहीं शब्द आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पर इंडिविजुअल स्तर पर क्या किया जा सकता है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। रूसो की एक थ्योरी आती है 1762 में, 1762 में एक थ्योरी आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हिंदी में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। इनका कहना है कि नेचुरली इंसान जब पैदा होता है, ह्यूमन्स आर बॉर्न गुड एज वेल एज लिबरल, यानी इंसान पैदा होने के साथ ही अच्छा भी होता है और वो स्वच्छंद होता है, स्वतंत्र होता है। जब हम बात एकदम पाषाण युग की करेंगे जहाँ पे इंसान पैदा होता था तो खुले आसमान के नीचे पूरी ज़मीन, पूरी धरती, पूरी कायनात उसी की थी, वो जो चाहे वो कर सकता था। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेचुरली जो है इंसान पैदा होने से वो लिबरल होता है। लेकिन चूंकि अब समाज में रहना है तो समाज में रहने के हिसाब से उसके तौर तरीके बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हर कोई अपनी मन बढ़ाई करने लगे, अपने मन के हिसाब से चलने लगेगा, अपनी स्वतंत्रता को ध्यान में रख के करेगा तो समाज में कहीं ना कहीं द्वेष की भावना फैल सकती है, लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आ सकती है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक एक कॉन्ट्रैक्ट में इंसान एक दूसरे के साथ बंध जाता है, इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे आप सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं कि हाँ भाई, समाज में मेरे जैसे सैकड़ों और लोग हैं तो मुझे ऐसे रहना है, ऐसे अपनी लिबर्टी को एंजॉय करना है कि किसी और की लिबर्टी हार्म ना हो पाए, किसी और की लिबर्टी को नुकसान ना पहुंच सके। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही मैं बंधूंगा, समाज में होने के नाते जैसे ही मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में आया, कॉमन गुड की तरफ हम सभी मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। अर्थात हम सभी का उद्देश्य ये रहेगा कि समाज में हर कोई अच्छे से एंजॉय कर सके अपनी लिबर्टी को। तो हम क्या करेंगे, लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हुए डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए हम कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी को जन्म देंगे। संप्रभुता को जन्म देंगे, यानी कि लोकतंत्र के माध्यम से हम अपने लॉ मेकर्स को चुनेंगे और वही लॉ मेकर्स हमारे लिए ही कानून बनाकर हमें सौंप देंगे कि भैया ये आपका कानून है, आपको इसे मानना ही मानना पड़ेगा, अदरवाइज किसी और की लिबर्टी में आप खलल डाल सकते हैं, आप किसी और की लिबर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या कहा। अब हम आगे बढ़ेंगे और हीजल ने क्या कहा उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने जो फोकस दिया वो सेल्फ रियलाइजेशन पे है, खुद को जो है रियलाइज़ करना, यानी खुद को महसूस कर पाना, खुद को रियलाइज़ करके ये जान पाना कि हाँ मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है, वो डिसीज़न मैं खुद लूँगा। सेम वही चीज़ जो अमर्त्य सेन कैपेसिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। सेल्फ रियलाइज़ करके आप जो है अपने एम को अचीव कर सकते हैं, समाज में सक्सेस के साथ अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं।
गवर्नमेंट का इन्होंने रोल थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि गवर्नमेंट का रोल बस आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। स्ट्रक्चर मतलब वो रिसोर्सेज, वो एमिनिटीज़ जो एक गरीब क्लास का बच्चा जो है वो नहीं उठा सकता, अपनी देखभाल नहीं कर सकता, वो चीज़ें सरकार को मुहैया करानी है। अदरवाइज उसकी अपनी इच्छाएं हैं, वो किस चीज़ को क्या लाभ लेना चाहता है, किस प्रकार से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, और यही स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड कराएंगे, उसे मदद करेंगे कि वो कॉमन गुड, समाज में सबकी लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सके और अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सके। अमर्त्य सेन भी सेम चीज़ कहते हैं, कैपेसिटीज़ पे फोकस करना है और उसके बाद हम अपनी लिबर्टी को एंजॉय करेंगे। सरकार का बस इतना काम है कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करें एंड देन हम सभी मिलके कॉमन गुड की तरफ बढ़ सकते हैं। कॉमन गुड यानी सामान्य जनरल गुड जो सबके लिए भी बेहतर हो, सबके लिए बेहतर हो, बेनिफिशियल हो। तो ये तीनों लोग के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से मोटा मोटा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और निगेटिव लिबर्टी से रिलेटेड जो प्रोपोनेंट्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, प्रोपाउंडर्स को देखेंगे। दोस्तों, जब हम जॉन लॉक के सपोर्ट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट क्यों करते हैं ये, तो आप इन तीनों में ही एक चीज़ कॉमन देख पाएंगे कि ये लोग गवर्नमेंट के रोल को नकारते नहीं हैं, इंडिविजुअल से हट के थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ भी झुकाव रखते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लॉक की जब हम बात करेंगे, इन्होंने एक वर्क किया, एक काम किया, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, डॉक्यूमेंट निकाला अपना, उसमें ये सिद्धांत देते हैं नेचुरल राइट्स का। नेचुरल राइट्स का सिद्धांत ठीक उसी तरह से जैसे हमने जीन जैक्स रूसो के बारे में पढ़ा था, अभी यहीं पर पढ़ा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी उन्होंने दी थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देने से पहले वो बताते हैं कि नेचुरल लिबर्टी हर किसी की होती है ना। उसी चीज़ को इन्होंने कंटिन्यू किया और कहा कि नेचुरल राइट्स यानी कि राइट टू लाइफ हो गई, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी जो राइट्स हो गई, ये दरअसल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बहुत पहले से चली आ रही हैं, इसको कोई छीन नहीं सकता आपसे, ये आपकी अपनी एकमात्र लिबर्टी है जो कोई छीन नहीं सकता। उसके आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी कहीं ना कहीं तवज्जो दिया, जो कि रूसो ने कहा था। लेकिन एक शर्त रखी इन्होंने कि मॉरल ग्राउंड्स पे, सेम उसी तरह से कि आपको समाज में रहना है तो मॉरल यानी मॉरल नैतिक सिद्धांत जो है आपके होने चाहिए, ताकि आप किसी और की लिबर्टी में हस्तक्षेप ना करें। तो नेचुरल राइट्स यानी कि राइट टू लाइफ हो गई, राइट टू प्रॉपर्टी हो गई, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हमें करना है एंड देन डेमोक्रेसी, फिर सॉवरेनिटी एंड देन उसके बाद फिर कॉमन गुड की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। इन्हीं के सिद्धांतों का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको अमेरिकन इंडिपेंडेंस में देखने को मिलेगा। जब अमेरिका में इंडिपेंडेंस का वॉर चला और इंडिपेंडेंस गेन किया अमेरिका ने, तो जॉन लॉक के सिद्धांतों को उसने बहुत ही 100% तौर पे मानने का प्रयास किया। जब भी लॉक का नाम आएगा तो नेचुरल राइट्स की थ्योरी के बारे में जिक्र होगा, आप सीधे जॉन लॉक पे टिक मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हॉब्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इनके वर्क का नाम है लेवियाथन। लेवियाथन इनका वर्क था, नाम जरूर आप याद रखिएगा। लेवियाथन में ये बताते हैं कि जितने भी प्रकार के फिजिकल बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स का मतलब किसी भी प्रकार का, मान लीजिए सोशल एट्रोसिटी कहीं पे हो रही है किसी एक पर्टिकुलर जाति के खिलाफ, किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के खिलाफ, या फिर इकोनॉमिकली वो बहुत ही पीछे हैं, इकोनॉमिक बैरियर है, तो उस तरह के बैरियर को रिमूव करने का काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट लॉज पर इन्होंने विशेष फोकस दिया है। इन्होंने कहा कि लॉज बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना है, जैसे ये लोग मानते थे इंसान तो पैदाइशी बहुत अच्छा होता है, इनका थोड़ा सा उलट मानना था। इनका मानना था कि नेचुरल स्टेट में जो इंसान होते हैं ये वायलेंट होते हैं, केओटिक होते हैं, केओस पैदा करने वाले। वायलेंट होते हैं, तो इनके रखाव के लिए, ताकि पीस बनी रहे समाज में, शांति स्थापित रहे, उसके लिए गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी कौन है? हमारे ही तो द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो उनके द्वारा स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएंगे और वो क्या करेंगे? अल्टीमेटली पीस को स्थापित करने में काम में आएंगे। और फिजिकल बैरियर्स को रिमूव करने का काम इन्होंने बताया अपने वर्क लेवियाथन में। एडम स्मिथ की जब हम बात करते हैं तो ये फ्री मार्केट पर जोर देते हैं। चूँकि ये इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिकल थिंकर भी थे, तो ऑब्वियसली जब इनकी हम बात करेंगे तो ये मार्केट से रिलेटेड भी चीज़ें बोलेंगे। इनका कहना है फ्री मार्केट जब रहेगी
यानी कि मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत कम रहेगा, तो लोग ऑटोमेटिक सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेंगे, यानी अपने कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा निचोड़ने का काम लोग करने की कोशिश करेंगे। और उसकी वजह से एक इनविजिबल हैंड का जन्म होता है। इनविजिबल हैंड यानी कि लोगों का जो मोटिवेशन होता है वही दरअसल उनके कॉमन गुड की तरफ उन्हें डिराइव करता है, उन्हें ड्राइव करने की कोशिश करता है कि हाँ, मुझे अपने फ़ायदे के बारे में सोचना है, अपनी लिबर्टी के बारे में सोचना है कि किस तरह से मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर सकूं, स्क्रैप को भी वेस्ट ना जाने दूं। तो उस तरह से क्या होगा कि लोगों के अंदर एक भावना जन्म होगी जो अल्टीमेटली समाज के ही उत्थान में काम आएगी, और फ्री मार्केट जो है उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि फ्री मार्केट जो है सेल्फ इंटरेस्ट को ड्राइव करेगा, और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से एक मोटिवेशन या फिर इनविजिबल हैंड का जन्म होगा, और उससे क्या होगा, समाज में प्रॉस्पेरिटी का जन्म होगा। कई तरह के जो है इनोवेशंस होंगे, क्रिएटिव इनोवेशंस होंगे जो समाज को ही अल्टीमेटली बेनिफिट करेंगे। तो ये एडम स्मिथ का कहना था। यहाँ पर लिखी हुई कोई भी चीज़ जो है वो व्यर्थ नहीं है, बेवजह नहीं है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में आंसर करने में सफल बनाएंगे आपको। दोस्तों, जब हम रॉबर्ट नॉजिक की बात करते हैं तो इनकी थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट में ये स्पेशली बात करते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स पे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब भी सवाल आएगा तो ये बात हो रही होगी रॉबर्ट नॉजिक की। उनका कहना है कि आपने जो मेहनत करके, जो अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल करते हुए जो आपने लैंड या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को अर्जित किया है, दरअसल उस पर पूरा हक आपका अपना होता है, सेल्फ ओनरशिप होती है। उसको गवर्नमेंट जो है जस्टिफाई करके, यानी जो जेएस मिल के द्वारा यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बताया गया कि भाई अगर सोशल गुड के लिए, सोसाइटी के लिए अगर कोई चीज़ बेहतर है तो ज़रूरी है कि किसी एक व्यक्ति जो अमीर हो चुका है उसकी कुछ प्रॉपर्टी को लेकर और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। उस यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट को इन्होंने नकारा है, रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि जो आपके लेबर का फल है, आपकी मेहनत का फल है, वो आपका अपना है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो दरअसल वो उसका कोएर्सिव नेचर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सेल्फ ओनरशिप को प्रमोट करते हैं, ना कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म को प्रमोट करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि जॉन रॉल्स कहते हैं सोशल जस्टिस के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना रिसोर्सेज को, ये बेहतर है ताकि सोसाइटी में गुड हो सके, कॉमन गुड हो सके। लेकिन वो इसे सिरे से नकारते हैं। जब हम रॉबर्ट नॉजिक और जॉन रॉल्स की बात करेंगे तो हमने आपको बता रखा है कि दरअसल ये मॉडर्न लिबर्टी से रिलेटेड हैं, जिसमें पहले हमने रॉबर्ट नॉजिक को डिस्कस कर लिया है। अब पढ़ेंगे जॉन रॉल्स की थ्योरी के बारे में। जब हम जॉन रॉल्स के डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करेंगे, दरअसल ये डिफरेंस प्रिंसिपल जो है ये जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया। इसमें इन्होंने बताया कि सोशल गुड के लिए, समाज में समरसता बनी रहे, समाज में हर कोई समान तौर पे लिबर्टी को एंजॉय कर सके, स्वतंत्रता को एंजॉय कर सके, उस चीज़ के लिए बेहतर है कि जो अमीर हो चुके हैं, जिन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी अर्जित कर ली है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए और उस टैक्स के पैसे से वेलफेयर स्कीम्स जो है गरीबों के लिए या फिर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है ज़रूरतमंदों के लिए काम किया जाए, वेलफेयर स्कीम्स लाई जाएं। तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल जो है ये जॉन रॉल्स की देन है। इन्होंने ही इस तरह से सिद्धांत अपना दिया था। इसी का ये विरोध करते हैं रॉबर्ट नॉजिक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी को समझाने के लिए एक और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोशल या फिर आप कह सकें थॉट एक्सपेरिमेंट, यानी विचारों के स्तर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन नाम का इनका एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। आप ध्यान देंगे ये व्हील है ना कि व्हील है, ठीक है, पहिया नहीं है। व्हील का मतलब होता है पर्दा या कर्टन, एक ऐसा पर्दा जो आपके सामने रख दिया जाए और आपके जैसे और भी अन्य लोग हों जिनके सामने रख दिया जाए और ये कह दिया जाए कि आप अब क्या हैं आपको खुद नहीं पता, बस आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता कि आपका जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ये सभी चीज़ों से आप वंचित हैं, आपको नहीं पता।
और अब आपको फैसला लेना है कि समाज में किसी एक प्रॉपर रिसोर्स का, किसी एक एमिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो कि जिससे आपको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो ऐसा कौन सा तरीका आप अपनाएंगे कि जो है आप उस तरह से डिवाइड करें कि सभी को बराबर हिस्सा मिले या फिर सभी को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिले। तो ऑब्वियस है कि अगर सबसे ज़्यादा हिस्सा देना है तो सबसे बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक केक है, इस केक को 2 लोग के बीच में बांटना है। हमने ए को कहा कि आप इस केक को ऐसा बांटो कि आपको सबसे ज़्यादा हिस्सा मिले और बी को भी सबसे ज़्यादा हिस्सा मिले। तो उसमें उस केस में एक ही चीज़ हो सकती है कि इसको बीचों बीच बांट दिया जाए, तभी दोनों को बराबर हिस्सा मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता। तो ये इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि डिफरेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम समाज में एक प्रॉपर इक्वल लिबर्टी ले आ सकते हैं कि लोग समान तौर पर अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकें। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट में, कंसाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप जो है, मैंने जो पहले आपको क्वेश्चंस दे रखे थे उनका जवाब भी आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी अगली सीरीज़ भी आएगी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप जुड़े रहिए और देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए कोई डाउट हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।